वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं मानव में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, मानव में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि पादपों में, प्लांट्स के अंदर नियंत्रण यानी कंट्रोल और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन आखिर कैसे होता है। सवाल उठता है कि पादपों में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता ही क्या है। हम जानते हैं कि जंतुओं में तो नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि वो तो तरह तरह के काम करते हैं। लेकिन पादप जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं करते हैं। फिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके कारण कि पादपों में, प्लांट्स के अंदर नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है? ठीक है, यानी पादपों में नियंत्रण और समन्वय की प्रमुख बिंदु कौन से हैं, किन किन चीजों को आवश्यकता होती है नियंत्रित और समन्वित होने की। आइए देखते हैं। पहली चीज है वृद्धि यानी ग्रोथ। पादपों में वृद्धि या ग्रोथ जो होती है, इसको नियंत्रित और समन्वित करने की आवश्यकता होती है। कैसे मालूम चला हमें कि इसको नियंत्रित और समन्वित करने की आवश्यकता होती है? देखिए, अगर हम इस चित्र को देखें, यहाँ पे एक छोटा पौधा है, फिर ये पौधा थोड़ा बड़ा हुआ और ये और बड़ा हुआ। हमने देखा ये जो वृद्धि है ऊपर की ओर हो रही, ऊपर की ओर हो। तो ऐसा कोई ना कोई कारण तो होगा जिसके कारण ये जो वृद्धि हो रही है ये ऊपर की ओर हो रही है, और निश्चित तौर पे इस कारण को नियंत्रित और समन्वित करने के लिए किसी न किसी प्रकार की चीज होगी, कोई न कोई प्रकार का हार्मोन होगा। ठीक है, यानी पादपों में वृद्धि को नियंत्रित और समन्वित करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब दूसरी बात करें नियंत्रण और समन्वय की, तो बीजों का जो अंकुरण होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, अंकुरण को बोलते हैं जर्मिनेशन।
तो बीजों का जो अंकुरण होता है, जर्मिनेशन ऑफ जो सीड्स होता है, बीज को बोलते हैं सीड, अंकुरण को बोलते हैं जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन ऑफ जो सीड है, बीजों का जो अंकुरण है, ये भी किसी न किसी हार्मोन के द्वारा या किसी न किसी कारक के द्वारा, एलिमेंट के द्वारा, तत्व के द्वारा नियंत्रित और समन्वित होता है। अब कैसे कह सकते हैं हम कि ये भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हो रहा है, नियंत्रित और समन्वित हो रहा है? देखिए, इस चित्र में हम देखें तो ये एक बीज है जो हमने मिट्टी के अंदर दबा रखा है अंकुरण के लिए। और ये बीज पहले कभी किसी दुकान के अंदर भी रखा हुआ रहा होगा, और जब तक वो दुकानदार के पास था तब तक उस बीज में से किसी प्रकार के अंकुरण की कोई संभावना नहीं थी। बीज की इस अवस्था को, जिसमें कि वो अंकुरित नहीं होता है, उस अवस्था को हम कहते हैं सुषुप्तावस्था। सुषुप्तावस्था या निष्क्रिय अवस्था, क्या कह सकते हैं हम? सुषुप्त अवस्था या निष्क्रिय अवस्था। निष्क्रिय अवस्था, ठीक है। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डोरमेंसी, DORMANCY, डोरमेंसी। यानी इस अवस्था को हम कहते हैं डोरमेंसी या सुषुप्त अवस्था या निष्क्रिय अवस्था, ठीक है। जब दुकानदार के पास में बीज था और वो अंकुरित नहीं हो रहा था, जर्मिनेशन उसमें नहीं हो पा रहा था, ऐसी अवस्था को हम कहते हैं सुषुप्त अवस्था या निष्क्रिय अवस्था या डोरमेंसी। अब ये डोरमेंसी कब टूटती है, सुषुप्त अवस्था कब टूटती है? जब हम उस बीज को मिट्टी में दबाते हैं, ठीक है। तो ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स, बीज की निष्क्रिय अवस्था को टूटना, सुषुप्त अवस्था का टूटना, ये किसी न किसी के द्वारा तो कंट्रोल हो रहा होगा। कोई न कोई हार्मोन या कोई न कोई ऐसी चीज होगी जिसके द्वारा ये डोरमेंसी या निष्क्रिय अवस्था कंट्रोल हो रही है, ठीक है। तो बीजों का जो अंकुरण है, इसके भी नियंत्रित और समन्वित होने की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से अगर हम बात करें पौधों में पुष्पण की, पुष्पण की यानी फ्लावरिंग, यानी पौधों में फूलों के आने की, तो पौधों में फूलों का आना ये भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होना जरूरी है, नियंत्रण और इसमें समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। क्यों आवश्यकता पड़ती है? देखिए, हम देखते हैं कि जो फूलों के पौधे होते हैं उसमें तरह तरह के फूल आते हैं, और ये जो फूल होते हैं ये किसी खास ऋतु में आते हैं, किसी खास मौसम में आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनका साइज भी एक विशेष प्रकार का साइज होता है, उनका रंग भी एक विशेष होता है, ठीक है। उनकी शेप भी विशेष होती है, उनका रंग भी विशेष होता है, और वो एक विशेष ऋतु में ही आते हैं, निश्चित सीजन में ही आते हैं। तो आखिर कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जिसके कारण ये फूल जो निकलते हैं, पौधों में जो पुष्पण होता है, पौधों में जो फ्लावरिंग होती है, ये फ्लावरिंग या पौधों में जो पुष्पण होता है ये किसी खास ऋतु में होता है, और जब ये होता है तो किसी खास किस्म के, खास साइज के और विशेष रंग के ही फूल वहां पे उगते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें अगर फलों के पकने की, तो फलों का पकने की जो प्रक्रिया है ये भी निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से नियंत्रित और कोऑर्डिनेट हो रही है, नियंत्रित और समन्वित हो रही है। कैसे हो रही है कि हम देखते हैं कि जो फल हैं वो पहले कच्चे होते हैं, फिर वो परिपक्व हो जाते हैं। तो इन फलों का पकना, ये जो प्रक्रिया है ये किसी खास हार्मोन की वजह से या किसी खास वजह से हो रही होगी। इसको भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता पड़ती है, नियंत्रित और समन्वित करने की आवश्यकता पड़ती है।
पादपों में पत्तियों का झड़ना, प्लांट्स के अंदर शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का झड़ना, यानी पतझड़, हम जानते हैं पतझड़ आता है तो पत्तियां झड़ जाती हैं पेड़ों की। तो पत्तियों का जो झड़ना होता है, ये जो प्रक्रिया है शेडिंग ऑफ लीव्स जिसको हम कहते हैं, तो शेडिंग ऑफ लीव्स या पत्तियों का झड़ने की जो ये प्रक्रिया है, ये भी कहीं न कहीं से नियंत्रित और समन्वित होती है, किसी न किसी हार्मोन से या किसी न किसी वजह से ये इसका नियंत्रित और समन्वित होना जरूरी है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें पौधों में हलचल की, मूवमेंट इन प्लांट्स, पौधों में जो मूवमेंट होता है, देखिए यहां पे हम आपको एक शब्द बता दें, एक तो होता है मूवमेंट और एक शब्द होता है लोकोमोशन, LOCOMOTION, लोकोमोशन। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है मूवमेंट, एक होता है लोकोमोशन। दोनों का अर्थ जो होता है वो आमतौर पे हम ये मानते हैं कि कोई हलचल से लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? मूवमेंट का मतलब है किसी भी प्रकार की हलचल, लेकिन इसकी मूवमेंट के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा रही है, अपने स्थान पर ही उसमें हलचल हो रही है। ठीक है। जबकि लोकोमोशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है। तो यहां पर हम जब पौधों में मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हलचल की बात कर रहे हैं, तो पौधे वैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, उनमें लोकोमोशन नहीं होता है, लेकिन उनमें हलचल पाई जाती है, उनमें मूवमेंट जरूर होता है। वो सजीवों की तरह मूवमेंट तो नहीं करते हैं, लेकिन उनमें मूवमेंट जरूर होता है। सजीव जो होते हैं, अन्य जो जीव जंतु वगैरह होते हैं, ये तो लोकोमोशन करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हो। लेकिन पौधे क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यानी पौधों में लोकोमोशन नहीं होता, उनमें मूवमेंट होता है। तो हम बात कर रहे हैं पौधों में मूवमेंट की, मूवमेंट इन प्लांट्स, पौधों में हलचल की। अब पौधों में ये जो हलचल है, ये दो प्रकार की हो सकती है। एक वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण, और दूसरी हो सकती है वृद्धि विमुख। ये वृद्धि उन्मुख, एक हो सकती है वृद्धि उन्मुख। वृद्धि उन्मुख, ग्रोथ ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, यानी वो हलचल जिसका कारण पौधे की ग्रोथ हो, पौधे का विकास हो, पौधे की वृद्धि हो, पौधे की वृद्धि के कारण कोई हलचल हो रही हो, उसको हम कहते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड या वृद्धि उन्मुख। और दूसरी होती है वृद्धि विमुख, यानी जिसका कारण पौधे की वृद्धि ना हो, उसको हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। अंग्रेजी में हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट, हिंदी में भी नेस्टिक शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या होती हैं गतियां, इन दोनों के बारे में हम आगे चल के भी आपको बताएंगे। फिलहाल समझने वाली बात ये है कि पौधों में जो मूवमेंट होता है, ये भी किसी न किसी वजह से होता है, किसी न किसी हार्मोन की वजह से होता है। पौधों में जो मूवमेंट होता है, इसको भी नियंत्रित और समन्वित करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अभी हमने देखा कि जंतुओं की तरह, मानव की तरह पौधों में भी नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता पाई जाती है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पाई जाती है। हालांकि ये जो आवश्यकता है नियंत्रण और समन्वय की, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की, ये आवश्यकता पौधों में जंतुओं की अपेक्षा कम पाई जाती है, क्योंकि जंतु या मानव जो है वो तो ज्यादा मूवमेंट करता है, हलचल करता है, लोकोमोशन करता है, लेकिन पौधे लोकोमोशन नहीं करते, वो मूवमेंट वगैरह करते हैं। ठीक है।
तो नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता जंतुओं की तरह पौधों में भी पाई जाती है, लेकिन अब सवाल उठता है कि जंतुओं में जो आवश्यकता पाई जाती है नियंत्रण और समन्वय की, और पादपों में जो आवश्यकता पाई जाती है नियंत्रण और समन्वय की, दोनों में क्या अंतर है? जंतुओं में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है, नियंत्रण और समन्वय जो है, और पादपों में जो नियंत्रण और समन्वय पाया जाता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, 3 प्रमुख अंतर हम देखते हैं नियंत्रण और समन्वय में, जंतुओं में और पादपों में। पहला अंतर देखिए, इधर इधर लिख लेते हैं हम जंतु, और इधर लिख लेते हैं पादप, प्लांट्स। ये एनिमल्स हो गए और पादप प्लांट्स हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें पहले अंतर की, तो पहला अंतर क्या होता है? जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो जटिल होती है। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की जो प्रक्रिया है वो जटिल होती है, प्रक्रिया जटिल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज्यादा जटिल होती है। ठीक है, और यदि हम पादपों में नियंत्रण और समन्वय की बात करें, तो यहां पर पादपों में नियंत्रण और समन्वय की जो प्रक्रिया होती है वो अपेक्षाकृत सरल होती है। प्रक्रिया जंतुओं की अपेक्षा सरल होती है, अपेक्षाकृत सरल। ठीक, दूसरी बात, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए 2 चीजें पाई जाती हैं। पहला तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, व दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन आते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर हम मानते हैं हार्मोन। ठीक है, ठीक है, यानी एक तरफ तो तंत्रिका तंत्र आ रहा है, नर्वस सिस्टम आ रहा है, और दूसरी तरफ आ रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन्स आ रहे हैं। ठीक है, जबकि अगर हम पादपों की बात करें, पौधों की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, केवल नर्वस सिस्टम नहीं होता, केवल हार्मोन होते हैं, केवल हार्मोन। ठीक, एक बार फिर से बता दूं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम जंतुओं की बात करें या मानव की बात करें, तो मानव में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र यानी हार्मोन, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों पाए जाते हैं, जबकि पादपों में, पौधों में नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, केवल हार्मोन्स नियंत्रण और समन्वय के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तीसरी बात अगर हम करें तो देखिए, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए विशेष अंग होते हैं, विशेष अंग होते हैं, अंग व ग्रंथियां होती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ब्रेन होता है, विशेष अंग में कौन सा आ गया? ब्रेन हो गया हमारा, मेरुरज्जु हो गया, और ग्रंथियों में कौन सी आ गई? बहुत सारी ग्रंथियां अभी हमने पढ़ी थी, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पैनक्रियाज, बहुत सारी ग्रंथियां पढ़ी थी हमने। तो जंतुओं के अंदर नियंत्रण और समन्वय के लिए विशेष अंग व ग्रंथियां पाई जाती हैं।
स्पेशल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जबकि पादपों के अंदर विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। न तो विशिष्ट अंग पाए जाते हैं और न ही ग्रंथियां पाई जाती हैं। विशेष अंग पे ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इनमें हार्मोन जरूर पाए जाते हैं लेकिन ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इनमें जो हार्मोन होते हैं, पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं वो ही हार्मोन सीक्रेट करती हैं, हार्मोन का स्रावण करती हैं। पादप कोशिका द्वारा हार्मोन श्रावण का कार्य किया जाता है। हार्मोन श्रावण का कार्य किया जाता है। ठीक है, तीसरा अंतर समझ में आ गया कि जंतुओं के अंदर नियंत्रण व समन्वय के लिए विशेष अंग जैसे ब्रेन, हमारी यानी स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी मेरुरज्जु, ठीक है, ये पाए जाते हैं। उनमें विशेष ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे 9 प्रकार की ग्रंथि हमने देखी थी और प्रत्येक प्रकार की ग्रंथि कुछ हार्मोन स्रावित करती थी। लेकिन अगर हम पादपों की बात करें तो पादपों में न तो विशेष अंग पाए जाते हैं नियंत्रण और समन्वय वाले, और न ही उनमें हार्मोन स्रावित करने के लिए ग्रंथियां पाई जाती हैं। पादप की जो कोशिकाएं होती हैं, प्लांट की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, वही हार्मोन स्रावित कर लेती हैं। उन्हीं के द्वारा हार्मोन सीक्रेट करने का काम किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पादपों में यानी प्लांट्स में नियंत्रण और समन्वय के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स पर। पादपों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स पर। अब जहां तक सवाल है पादपों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स की, तो 4 हार्मोन मुख्य रूप से पादपों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर नियंत्रण और समन्वय में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये 4 हार्मोन कौन से हैं? पहला हार्मोन है ऑक्सिन। दूसरा हार्मोन है जिबेरेलिन, जिसको गिबरलिन भी बोल देते हैं, जिबेरेलिन या गिबरलिन। ठीक है, तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। ठीक है, चौथा जो हार्मोन है वो है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक अम्ल। तो ये 4 हार्मोन हैं जो कि पादपों में मुख्यतया नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। इन 4 में से भी ये जो 3 हार्मोन हैं, नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 जिबेरेलिन और नंबर 3 साइटोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन जो हैं वो क्या हैं? वृद्धि ओरिएंटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। यानी ये तीनों हार्मोन जो हैं पादप के अंदर, प्लांट के अंदर ग्रोथ को, वृद्धि को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जबकि ये जो चौथा हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड, ये जो हार्मोन है वृद्धि रोधक है, वृद्धि रोधक या वृद्धि बाधक कह सकते हैं इसको, या वृद्धि को रोकने वाला। ठीक, अब हम एक एक करके इन सभी हार्मोन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन की। ऑक्सिन हार्मोन, ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये पौधे का जो यानी कोंपल,
प्ररोह जो होता है, प्ररोह यानी कोपल, यानी पौधे के ऊपर जो सबसे ऊपर जो होता है, जहां से नया पौधा निकलने की कोशिश, नए नई 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 पत्तियां रही, कोपल निकलने की कोशिश करती है, उसको प्ररोह बोलते हैं। प्ररोह, प्ररोह, ठीक है। इसके अग्रभाग पर यानी टिप पर, प्ररोह को हम अंग्रेजी में शूट टिप भी बोलते हैं। प्ररोह का अग्रभाग, कोंपल का अग्रभाग, यहां पर ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये संश्लेषित रहता है या इकट्ठा रहता है, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है ये पौधे के विभिन्न भागों, खासकर तने के, तना यानी स्टेम, जड़ यानी रूट, स्टेम और रूट, तना और जड़, इनकी वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, इनकी वृद्धि, इनकी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, तना और जड़ की, स्टेम और रूट की वृद्धि के लिए जिम्मेदार, ठीक है। अब ये जो हार्मोन होता है इसकी एक खास बात ये भी होती है कि ऑक्सिन जो हार्मोन है ये प्रकाश के प्रति, लाइट के प्रति बेहद संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। और प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होने के कारण क्या होता है, जैसे प्रकाश, जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश इस दिशा से यहां पड़ रहा है, तो इस ऑक्सिन हार्मोन को छाया पसंद होती है, तो प्रकाश जिस भाग पर पड़ता है उस भाग से ऑक्सिन जो है, ये जो हार्मोन है, ये विसरित होकर के, डिफ्यूज होकर के और दूसरे भाग में, छाया वाले भाग में इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जब ये छाया वाले भाग में ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, इसका सांद्रण छाया वाले भाग में ज्यादा हो जाता है, तो क्योंकि यह वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, इसलिए जिस भाग में इस हार्मोन का सांद्रण ज्यादा होता है, यानी जिस भाग में ये हार्मोन इकट्ठा होता है, वो भाग ज्यादा मात्रा में वृद्धि करता है, और जिस भाग के अंदर ये हार्मोन कम हो जाता है, उस भाग, वो वाला जो भाग है वो कम वृद्धि करता है। और ऐसी असमान वृद्धि के कारण पौधे का जो तना होता है वो बैंड कर जाता है, वो मुड़ जाता है, घूम जाता है, किस ओर, जिस ओर से प्रकाश आ रहा है। आई बात समझ? तो ये है ऑक्सिन हार्मोन की बात, आई बात समझ? अब हम बात करेंगे दूसरे हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है हमारा? जिब्रेरेलिन, या इसको गिबरलिन भी बोल देते हैं भैया, जिब्रेलिन या गिबरलिन, ठीक है। ये जो हार्मोन है ये भी एक वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि को प्रेरित करने वाला, वृद्धि को मोटिवेट करने वाला हार्मोन है। और ये पौधे के तने की वृद्धि में, तने यानी स्टेम, तने की वृद्धि में यानी स्टेम की वृद्धि में सहायक होता है, में सहायक होता है, ठीक है। दूसरी बात इस हार्मोन की क्या होती है कि ये जो हार्मोन है बीज की निष्क्रिय अवस्था जो होती है, सुसुप्त अवस्था जो होती है, इसको कि हम डोरमेंसी बोलते हैं, उस अवस्था को खत्म करने का काम करता है। बीज की, बीज की निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय अवस्था को खत्म करने का काम करता है, यानी बीज को सक्रिय करने का काम करता है, अंकुरण शुरू करने का काम करता है। तो यानी
ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है, इसके दो काम महत्वपूर्ण हुए। पहला काम तो तने की वृद्धि करना, स्टेम की वृद्धि करना, और दूसरा काम है बीज की जो निष्क्रिय अवस्था होती है, जिसको हम डोरमेंसी बोलते हैं, उसको खत्म करना, उसको तोड़ना। ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड, बीज की सुसुप्त अवस्था को खत्म करना, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण काम होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे हार्मोन की। उसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। अब ये जो हार्मोन है, ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है, यानी पौधे में वृद्धि को प्रेरित करता है। वृद्धि को प्रेरित करता है, इसका मतलब क्या हुआ? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को बोलते हैं सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन को ये प्रेरित करता है। इस हार्मोन की वजह से कोश का विभाजन ज्यादा मात्रा में होता है, सेल डिवीजन ज्यादा मात्रा में होता है। और सेल डिवीजन ज्यादा मात्रा में होता है इसकी वजह से, तो इस हार्मोन का जो सांद्रण होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, इस हार्मोन का जो सांद्रण होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, वो पौधे के फल व बीज वाला जो स्थान होते हैं, फल, फ्रूट और बीज, सीड वाले जो भाग होते हैं, उनमें इसका सांद्रण ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इन भागों में कोशिका विभाजन तीव्र होता है, या इन भागों में तीव्र कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है? इसके अलावा ये जो हार्मोन है, ये भी बीजों की निष्क्रिय अवस्था को खत्म करने में सहायक होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीजों की निष्क्रिय अवस्था जो होती है, बीजों की जो डोरमेंसी होती है, सुसुप्त अवस्था जो होती है, उसको खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी बीजों की निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय अवस्था खत्म करने में सहायक, करने में सहायक, यानी बीजों को सक्रिय करता है। ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स, निष्क्रिय बीजों की निष्क्रिय अवस्था को खत्म करने का ये काम करता है। बीजों को सक्रिय करता है और उनको अंकुरित करने के लिए कहता है, अंकुरित होने के लिए कहता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है? जो पौधों में गैसों का विनिमय होता है, हमने पढ़ा है कि पौधों में गैसों का विनिमय होता है स्टोमेटा के जरिए। पत्तियों में, तनों में और जड़ों में जो रंध्र पाए जाते हैं, जिनको कि हम स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा, पौधों की पत्तियों, जड़ों और तने में जो रंध्र पाए जाते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। तो ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, ये जो स्टोमेटा होता है, इसकी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखता है, इसके खुलने, रंध्रों के खुलने और बंद होने पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन हार्मोन्स की, जो कि वृद्धि हार्मोन्स थे। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एब्सिसिक अम्ल पर। एब्सिसिक अम्ल पर, ये जो एब्सिसिक अम्ल है, ये वृद्धि हार्मोन नहीं है, ये वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। ये वृद्धि को रोकता है, इनहेबिट्स ग्रोथ, ग्रोथ को इनहेबिट करने वाला, ग्रोथ को रोकने वाला ये हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा इस ग्रोथ को रोक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हार्मोन है, बीजों की निष्क्रियता बनाए रखने के लिए जरूरी है। बाकी के ये जो दो हार्मोन थे, ये बीजों की निष्क्रियता को खत्म करते थे, जबकि एब्सिसिक अम्ल जो है, ये बीजों की निष्क्रियता को बनाए रखता है।
डोरमेंसी को कायम रखने के लिए, बीजों की सुषुप्त अवस्था को कायम रखने के लिए ये हार्मोन जिम्मेदार होता है। और हम जानते हैं कि बीजों को निष्क्रिय अवस्था में रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम उसका संग्रहण करेंगे बीजों का, तो अगर वो बीज अंकुरित हो जाएंगे तो हम उनका संग्रहण कैसे कर पाएंगे। तो बीजों का एक निश्चित समय तक सुषुप्त अवस्था में रहना, निष्क्रिय अवस्था में रहना, डोरमेंसी में रहना, ये बहुत जरूरी है। और इस डोरमेंसी को कंट्रोल करता है, इस निष्क्रिय अवस्था को कंट्रोल करता है एब्सिसिक अम्ल, जो कि एक वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है। ये वृद्धि को रोकता है, इनहिबिट्स ग्रोथ। ठीक है। अब इस हार्मोन के कारण कुछ परिणाम निकलते हैं, जैसे पत्तियों का मुरझाना यानी पतझड़, वेल्टिंग ऑफ लीव्स या पतझड़, वेल्टिंग ऑफ लीव्स या पत्तियों का मुरझाना, ये इसी हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है। तो ये हुए हमारे 4 प्रकार के पादप हार्मोन, जो कि पादपों में, प्लांट्स के अंदर नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे पादपों में गति पर, यानी मूवमेंट्स इन प्लांट्स पर। पादपों में गति या मूवमेंट्स इन प्लांट्स, हम जानते हैं कि पादप भी गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। हालांकि वो लोकोमोशन नहीं करते। लोकोमोशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर होता है। पादप मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते। ठीक है। तो पादपों में जो गति होती है, जो पादपों में, प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है, उसे हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में बांटते हैं। वो 2 प्रकार की हो सकती है। पहले प्रकार की अगर हम बात करें, तो पहले प्रकार को हम कह सकते हैं वृद्धि उन्मुख। वृद्धि उन्मुख यानी ग्रोथ ओरिएंटेड। वृद्धि उन्मुख यानी ग्रोथ ओरिएंटेड। और दूसरा जो प्रकार होता है, उसको हम कहते हैं वृद्धि विमुख। वृद्धि विमुख यानी नॉन ग्रोथ ओरिएंटेड। वृद्धि विमुख यानी नॉन ग्रोथ ओरिएंटेड। तो पादपों में गति 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो वृद्धि उन्मुख और दूसरी वृद्धि विमुख। ठीक है। अब वृद्धि उन्मुख का क्या मतलब है कि वो जो गति हमें महसूस हो रही है प्लांट के अंदर, जो मूवमेंट हमें महसूस हो रहा है, वो प्लांट में वृद्धि के कारण अगर हमें होता है, तो उसको हम वृद्धि उन्मुख कहते हैं। वृद्धि उन्मुख का मतलब है कि प्लांट में जो मूवमेंट हो रहा है, पादप में जो मूवमेंट हो रहा है, वो वृद्धि के कारण नहीं हो रहा है, उसके कारण कुछ और है। ठीक है। अब जो वृद्धि उन्मुख कारण होते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड जो कारण होते हैं, उनको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म या हिंदी में इसको बोलते हैं अनुवर्तन। 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 वृद्धि उन्मुख जो कारण है, वृद्धि उन्मुख जो गति है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिज्म यानी अनुवर्तन। ठीक है। और वृद्धि विमुख जो गतियां हैं, उन गतियों को हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक, NASTIC, नेस्टिक। नेस्टिक। नेस्टिक का कोई हिंदी अर्थ नहीं है, इसको नेस्टिक के रूप में ही आप याद कर लें। दूसरा मूवमेंट होता है नेस्टिक। ठीक है। अब एक तो वृद्धि उन्मुख हो गया, जिसको कि हमने ट्रॉपिज्म या अनुवर्तन कहा। दूसरा हो गया वृद्धि विमुख, जिसको हमने नेस्टिक कहा।
नेस्टिक मूवमेंट का। अब ट्रॉपिज्म क्या है, ट्रॉपिज्म का भी थोड़ा सा अर्थ हम बता दें आपको। देखो, ट्रॉपिज्म क्या है कि ऐसी वृद्धि जिसमें वृद्धि की जो दिशा है, पौधे के जो मूवमेंट की जो दिशा है, ये पौधा मूवमेंट कर रहा है, तो पौधे की जो मूवमेंट की जो दिशा है, गति की जो दिशा है, गति की दिशा, मूवमेंट की जो दिशा है, वो किस पर निर्भर करती हो, वो किसी बाह्य कारण पर निर्भर करती है। गति की दिशा किसी बाह्य कारण, बाह्य कारण की दिशा पर निर्भर, की दिशा पर निर्भर हो। ट्रॉपिज्म का मतलब है ऐसी वृद्धि जिसमें पौधे की जो गति होती है, उसकी जो दिशा होती है, वो किसी बाह्य कारक, किसी बाह्य कारण की दिशा पर निर्भर होती है। ठीक है। और नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, ऐसा मूवमेंट, ऐसी गति, ऐसी वृद्धि, मतलब ऐसी गति, वृद्धि उन्मुख है, वृद्धि कारण कोई गति हो ही नहीं रही, तो ऐसी गति जिसमें उसकी दिशा, गति की दिशा जो है किसी बाह्य कारण की दिशा पर निर्भर नहीं होती। इसका जस्ट यहां पे नहीं लगा दो, गति की दिशा किसी बाह्य कारण की दिशा पर निर्भर नहीं होती। अगर यहां पे नहीं लगा देंगे तो ये नेस्टिक मूवमेंट की परिभाषा हो जाएगी, नेस्टिक जो है गति है उसकी परिभाषा बन जाएगी। ठीक है। अब ट्रॉपिज्म कई प्रकार का होता है, अनुवर्तन जो है, ट्रॉपिज्म जो है, ये कई प्रकार का होता है। अनुवर्तन का मतलब होता है पीछा करना, अनुवर्तन, पीछा करना। किस चीज का पीछा करना, बाह्य कारण का पीछा करना, जो भी बाह्य कारण है। और बाह्य कारणों के हिसाब से ही अनुवर्तन कई प्रकार का हो सकता है। ये कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, देखिए, ये हो सकता है अगर बाह्य कारण प्रकाश है, लाइट है, तो उसको हम कह सकते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्या कह सकते हैं, प्रकाशानुवर्तन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है। अगर गति की दिशा जिस कारण पर निर्भर कर रही है, वो कारण अगर जल है तो उसे हम कहेंगे जलानुवर्तन, जलानुवर्तन, यानी जल के कारण अनुवर्तन हो रहा है। ठीक है। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर बाह्य कारण वो है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व, ग्रेविटी, बाह्य कारण अगर गुरुत्व है, ग्रेविटी है, तो उसे हम कहेंगे गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। और अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म तो ये है। ठीक है। इसी तरह से अगर बाह्य कारण, मूवमेंट का, गति का बाह्य कारण अगर कोई केमिकल हो, कोई रसायन हो, तो उसे हम कहेंगे केमियोट्रोपिज्म, केमियोट्रोपिज्म। इसी तरह से अगर गति का या अनुवर्तन का जो कारण है वो अगर टच हो, स्पर्श हो,
तो उसको हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। अब हम एक एक करके इन सभी प्रकार के ट्रोपिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे ट्रोपिज्म पर, और फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे नेस्टिक जो मूवमेंट्स होते हैं, वृद्धि विमुख जो मूवमेंट्स होते हैं, वृद्धि विमुख जो पादपों में गतियां पाई जाती हैं उन पर। तो पहले हम बात करते हैं ट्रोपिज्म की, यानी अनुवर्तन की। ट्रोपिज्म के बारे में यानी अनुवर्तनता के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अनुवर्तनता यानी ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है। ट्रोपिज्म का मतलब होता है पौधों में होने वाली ऐसी गति जिसमें गति की जो दिशा होती है, गति की जो दिशा होती है, पौधों में होने वाला ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, गति की जो दिशा होती है, वो किसी बाह्य कारक की दिशा पर निर्भर करती है। गति की दिशा किसी बाह्य कारक की दिशा पर निर्भर करती है, दिशा पर निर्भर करती है। ठीक है। हमने अभी अभी आपको यह भी बताया कि ट्रोपिज्म जो होता है, अनुवर्तनता जो होती है, वो कई प्रकार की है। करीब 5 प्रकार अभी अभी हमने आपको गिनवाए। कौन कौन से गिनवाए थे हमने? हमने आपको गिनवाया था प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटोट्रोपिज्म, जलानुवर्तन यानी हाइड्रोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन यानी जियोट्रोपिज्म, रसायनवर्तन यानी केमिकोट्रोपिज्म, और स्पर्शानुवर्तन यानी थिग्मोट्रोपिज्म। अब एक एक करके हम सभी प्रकार के ट्रोपिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम प्रकाश अनुवर्तन से, फोटोट्रोपिज्म। सवाल उठता है कि प्रकाश अनुवर्तनता या फोटोट्रोपिज्म होता क्या? देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि ट्रोपिज्म क्या होता है? पौधों में आने वाली ऐसी गति जिसमें गति की जो दिशा होती है किसी बाह्य कारक पर, बाह्य कारक की दिशा पर निर्भर करती है। तो यदि वो बाह्य कारक प्रकाश है, लाइट है, जिसके कारण की पौधे की गति की दिशा बदल रही है, तो उसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म या प्रकाश अनुवर्तन, यानी प्रकाश का पीछा करने की प्रवृत्ति। प्रकाश अनुवर्तन का हो गया प्रकाश का पीछा करने की प्रवृत्ति। पौधों में प्रकाश का पीछा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रकाश अनुवर्तन की प्रकृति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है ये भी आपको कुछ कुछ मालूम होगा। देखिए, हम जानते हैं कि पौधे जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। तो जहां प्रकाश होगा पौधे उसी दिशा की ओर अपना जो है मुंह कर लेंगे, उसी दिशा की ओर बढ़ने लग जाएंगे, वृद्धि करने लग जाएंगे। इसको हम कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। जैसा कि ये जो पहला नंबर का जो चित्र है इसमें नजर आ रहा है कि देखिए कोई लाइट जल रही है, अंधेरे कमरे में हमने एक गमला लिया और उसके अंदर कुछ बीजों को रोप दिया जिनमें से पौधे निकले, और वहां पे एक बल्ब लगा दिया, तो हम देखेंगे जो पौधे हैं उन सभी पौधों की जो दिशा है, साफ नजर आ रहा है, ये पौधों की जो दिशा है वो कहां पर घूमी हुई है? प्रकाश की ओर घूमी हुई है। प्रकाश की ओर ये सारे सारे बैंड हो रहे हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा प्रयोग भी हम करके देख सकते हैं। दूसरे प्रयोग में हम ऐसा करें कि किसी पौधे को अंधेरे कमरे में हम रख दें, किसी पौधे को हम अंधेरे कमरे में रख दें, तो हम क्या देखते हैं कुछ दिनों बाद में अंधेरे कमरे में रखने के बाद में उसमें एक छोटा सा छेद रखें जहां से प्रकाश आ रहा हो, तो थोड़े दिनों बाद में हम देखेंगे
कि ये जो पौधा जो हमने अंधेरे कमरे में रखा था ये प्रकाश की ओर झुक गया है, झुक गया। ठीक है, लेकिन यहां पर एक खास बात और है। ठीक जिस प्रकार से पौधे का जो तना है वो प्रकाश की ओर झुका है, ठीक उसी प्रकार पौधे की जो जड़ें होती हैं वो प्रकाश से दूसरी विपरीत दिशा के अंदर बढ़ी, इस दिशा में बढ़ी, विपरीत दिशा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फोटोट्रॉपिज्म है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव सकारात्मक और दूसरा नेगेटिव नकारात्मक। ठीक है, अगर हम बात करें पॉजिटिव की, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म की, तो इसके अंदर क्या होता है, ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है पौधे की तने और पत्तियों में। इसका मतलब क्या है कि पौधे की तने और पत्तियां जो हैं, स्टेम और लीव्स जो हैं, वो ये प्रकाश का पीछा करने की प्रवृत्ति रखती हैं, यानी जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है उस दिशा की ओर वो झुक जाएंगे। ठीक है, अगर हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म की बात करें तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म की प्रवृत्ति रखती है जड़, रूट्स, यानी ये उस ओर बढ़ती हैं जहां पर अंधेरा है, जहां पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है। इनकी प्रवृत्ति ऐसी क्यों होती है, क्योंकि जड़ों का काम होता है जल की खोज करना, वाटर की खोज करना। ठीक है, तो इनको पानी खोजना होता है, तो इनको मृदा के अंदर जो सॉइल होती है उसके अंदर जाना होता है, मिट्टी में जाना होता है जहां पर पानी होता है, तो इसलिए ये प्रकाश से दूर रहती है। दूसरा कारण इसका यह भी है कि अगर ये प्रकाश की ओर होंगी तो इनमें जो पानी इकट्ठा होगा वो प्रकाश वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वो वातावरण में उड़ सकता है, वाष्पीकृत हो सकता है, भाप बन करके उड़ सकता है, यानी पानी की कमी पौधे में हो सकती है। तो जड़ की प्रवृत्ति होती है कि वो प्रकाश के विपरीत दिशा के अंदर गति करती है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये तो बात है कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। अब दूसरी बात हम करेंगे कि फोटोट्रॉपिज्म क्यों होता है, यानी ऐसा क्या कारण है कि पौधे की जो तना होता है, जो स्टेम होती है, वो प्रकाश की दिशा में मुड़ जाती है, घूम जाती है। ठीक है, अब क्यों घूम जाती है, देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी तकनीक क्या है फोटोट्रॉपिज्म की, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि हमने पढ़ा है कि एक हार्मोन होता है पादप में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, खास तौर पे वृद्धि को, उसका नाम है ऑक्सिन। कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था। ठीक है, ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये प्ररोह जो होता है हमारा उसके शीर्ष पर एकत्र होता है, वैसे तो इस तरह से यहां पर एकत्र होता है। ठीक है, और ये जो हार्मोन है ये पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, तने की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, यानी वृद्धि को मोटिवेट करता है। ठीक है, और इस हार्मोन की एक खासियत ये भी होती है कि ये प्रकाश के प्रति बेहद सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, और जिस जब इस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश से दूर भागता है, दूर भागता है, यानी जिस दिशा से प्रकाश आएगा, अगर इस दिशा से प्रकाश इस तने पर पड़ेगा तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन इस तने के अंदर मौजूद है समान रूप से, वो ऑक्सिन हार्मोन विसरित होकर के, डिफ्यूज होकर के छाया वाले भाग में, यानी इस वाले भाग में, छाया वाले भाग में वो सांद्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और इसका जो सांद्रण है ऑक्सिन हार्मोन का वो एक दिशा में हो जाएगा, और दूसरी दिशा के अंदर जहां पर प्रकाश पड़ रहा है उस दिशा में ऑक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन की जहां पर अधिकता होती है, ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, पौधे की वृद्धि को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है,
तो यानी जिस तरफ ऑक्सीजन हार्मोन ज्यादा है, उसका सांद्रण ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, उस दिशा में, उस जगह, उस और पौधे की वृद्धि अधिक होती, पौधे की वृद्धि अधिक होती। और दूसरी ओर जहां पर ऑक्सीजन हार्मोन का सांद्रण कम है, जहां पर प्रकाश पड़ रहा है, उस वाले भाग की वृद्धि कम होती है। मतलब जहां पर प्रकाश नहीं पड़ रहा था, जहां पर ऑक्सीजन हार्मोन का सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, वहां पर तो वृद्धि ज्यादा हुई, और जहां पर यह हार्मोन कम था, जहां पर प्रकाश पड़ रहा था, वहां पर वृद्धि कम हो गई, यानी वृद्धि हुई असमान। और इस असमान वृद्धि के कारण क्या हुआ, असमान वृद्धि हुई, और क्योंकि ये आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तना एक ही है और दोनों भागों में अलग अलग वृद्धि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जो दबाव पड़ता है, उस दबाव के कारण, एक ओर से जो दबाव क्रिएट होता है, उस दबाव के कारण पौधे का जो तना होता है वो उस ओर घूम जाता है जिस ओर से प्रकाश आ रहा होता है। आई बात समझ? तो फोटोट्रोपिज्म का क्या मैकेनिज्म है, प्रकाश अनुवर्तनता किस तरह से होती है, उसकी क्या तकनीक है, वो बात समझ में आई। इसके लिए मुख्य जिम्मेदार हार्मोन है ऑक्सीजन। ठीक है, आगे समझ बात। अब हम बात करेंगे अगले प्रकार के ट्रॉपिज्म पर, यानी अगले प्रकार की अनुवर्तनता। अगले प्रकार की जो अनुवर्तनता है उसको हम कहते हैं गुरुत्व अनुवर्तनता या जियोट्रॉपिज्म। अब ये गुरुत्व अनुवर्तनता या जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? देखिए, ट्रॉपिज्म के बारे में हम जानते ही हैं। ट्रॉपिज्म क्या है? ट्रॉपिज्म किसी पौधे का ऐसा मूवमेंट है, किसी पादप की ऐसी गति है जिसमें गति की जो दिशा होती है वो किसी बाह्य कारण की दिशा पर निर्भर करती है। गति की दिशा किसी बाह्य कारण की दिशा पर निर्भर करती है, बाह्य कारण की दिशा पर निर्भर करती है। अगर ये बाह्य कारण गुरुत्वाकर्षण हो, गुरुत्व हो, ग्रेविटी हो, तो ऐसी अनुवर्तनता को हम कहते हैं गुरुत्व अनुवर्तनता या जियोट्रॉपिज्म। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो, अन्य शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि पौधों में जो मूवमेंट होता है, जो पौधों में जो गति होती है, उसकी दिशा किसी भी बाह्य कारण के ऊपर निर्भर कर सकती है। यानी बाहर अगर गुरुत्व है वो कारण, और गुरुत्व के कारण पौधा उस दिशा में बढ़ रहा है, उसकी दिशा, पौधे की जो वृद्धि की जो दिशा है वो गुरुत्व की ओर हो जाती है, तो ऐसे जो अनुवर्तनता है, ट्रॉपिज्म जो है, उसको हम कहते हैं गुरुत्व अनुवर्तनता या जियोट्रॉपिज्म या भू अनुवर्तनता भी करें। ठीक है, अनुवर्तनता का मतलब होता है पीछा करने की प्रवृत्ति, यानी गुरुत्व का पीछा करने की प्रवृत्ति। अब ये गुरुत्व अनुवर्तनता जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर गुरुत्व की दिशा में वृद्धि हो रही है, गति हो रही है, पौधे की गति हो रही है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, सकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, अगर पौधे की गति जो है उसकी दिशा गुरुत्व की दिशा की ओर है, गुरुत्वाकर्षण की दिशा की ओर है, यानी नीचे की ओर है, गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर होता है, तो अगर उसकी दिशा नीचे की ओर है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म,
सकारात्मक गुरुत्व भू या भू अनुवर्तनता। ठीक है, लेकिन यदि इसके विपरीत है, यानी अगर वृद्धि की दिशा गुरुत्व की दिशा के विपरीत है, यानी ऊपर की ओर है, पौधे के मूवमेंट की जो दिशा है वो गुरुत्व की दिशा के विपरीत है, यानी ऊपर की ओर है, तो ऐसे ट्रॉपिज्म को, ऐसी अनुवर्तनता को हम कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी नकारात्मक गुरुत्व अनुवर्तन। अब जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, जो पौधे की जड़ है ये तो नीचे की ओर बढ़ती है, नीचे की ओर बढ़ रही है, तो इसको तो हम कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी सकारात्मक गुरुत्व अनुवर्तनता, क्योंकि ये गुरुत्व की ओर बढ़ रही है, बाह्य कारण गुरुत्व है और उसकी दिशा में ही ये वृद्धि हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम पौधे के तने और पत्तियों को देखें, तने और पत्तियों की दिशा को देखें, तो तना जो है पौधे का, जो स्टेम जो होता है, वो हमेशा ऊपर की ओर ग्रो करता है, ऊपर की ओर वृद्धि करता है, ऊपर की ओर यानी गुरुत्व के विपरीत दिशा की ओर। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, नकारात्मक गुरुत्व अनुवर्तनता। ठीक है, और ये गुरुत्व के कारण बेंडिंग हो रही है। देखिए यहाँ इसका कारण भी क्या, असमान वृद्धि है, यहाँ पे असमान वृद्धि हो रही है। देखिए ये घूम रहा है, एक इधर घूम रहा है, तो एक पक्ष ज्यादा घूमा है, एक और ज्यादा घूमी है, और एक और मतलब एक ज्यादा वृद्धि की है और दूसरी तरफ कम वृद्धि हुई है, तो इस वजह से ये बेंडिंग हो गई है, ये घूम आ गया है, ये मुड़ गई है। ठीक है, ये भी हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जलानुवर्तनता पर या जल अनुवर्तनता पर। तो जल अनुवर्तनता जो है, हाइड्रोट्रोपिज्म इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जल अनुवर्तनता या हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है? ट्रोपिज्म क्या है, ये बात तो हम समझ गए। ट्रोपिज्म का मतलब है किसी पौधे की ऐसी गति जिसमें जो गति की दिशा होती है वो किसी बाह्य कारण के कारण होती है या बाह्य कारण की दिशा पर निर्भर करती है, और अगर वो बाह्य कारण जल है तो हम कहेंगे जल अनुवर्तनता, हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, यानी अगर कहीं पर जल है तो पौधा अगर जल की ओर गति करता है, पौधे का जो मूवमेंट हो रहा है जल की दिशा में हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म, जलानुवर्तन। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा प्रयोग करते हैं, छोटा सा सेटअप बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक मटर का दाना अंकुरित करते हैं मिट्टी के अंदर। ठीक है, उसको रोप देते हैं और एक बड़ा सा बीकर लेते हैं, उसके अंदर मिट्टी भर लेते हैं। इस मिट्टी के अंदर हमने मटर का एक पौधा उगाया है। ठीक है, इसके बाद में एक गिलास लेते हैं जिसमें पानी भरा हुआ हो, और ये गिलास विशेष किस्म का होता है, उसको हम कहते हैं पोरस पॉट, छिद्रित। इसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं जिनसे पानी हल्का हल्का सा रिसता रहता है, निकलता रहता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो पौधा है इसको पानी नहीं देते हैं, कुछ दिन तक पानी नहीं देते। इस सेटअप को हमने देख लिया, बीज उगा दिया। ठीक है, इसके बाद में इसको पौधे को हमने पानी नहीं दिया। पानी कहाँ पर है, इससे दूर एक गिलास में जो कि छिद्रित है, पोरस है, जिसके छिद्रों से, रंध्रों से हल्का हल्का पानी रिस रहा है और इस ओर इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, कुछ दिनों बाद में हम जब इसका अंकुरित हो जाएगा ये बीज और कुछ का एक पौधा बन जाएगा, कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि इस पौधे की जो जड़ें हैं उनकी जो दिशा है वो जल की ओर है, पानी की ओर। यानी इस पौधे का जो मूवमेंट हुआ, इस पौधे की जो गति हुई, वो किस दिशा में हुई, जल की दिशा में। ठीक है, तो जल की दिशा में होने वाली जो गति होती है,
जल के कारण जो गति होती है, कारण क्या है? जल। अगर पानी यहां पर नहीं होता तो ये इस तरफ नहीं घूमती। तो जल के कारण क्योंकि ये गति हुई है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म या जल अनुवर्तनता। ठीक है। ये जो जल अनुवर्तनता होती है, ये यहां पर एक बात ध्यान रखनी होगी हमारे को कि ये जो जल अनुवर्तनता होती है, ये जो गुरुत्व अनुवर्तनता होती है, जियोट्रॉपिज्म जो होता है, उससे ज्यादा प्रभावी होती है। कि अगर एक तरफ जल रखा हुआ है, नीचे देखो यहाँ पे ये पौधा, जो यहाँ पे सवाल उठना ये चाहिए था, ये पौधा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि गुरुत्व अनुवर्तनता होती है, यानी गुरुत्व की ओर पौधा वृद्धि करता है। उसका जो मूवमेंट होता है, पौधे की जो गति होती है, वो गुरुत्व की तरफ होती है, गुरुत्वाकर्षण की तरफ होती है। तो इस हिसाब से तो इस पौधे को नीचे की ओर वृद्धि करनी चाहिए थी, लेकिन वृद्धि हुई किधर? पानी की ओर। तो यहां पर हमारा जवाब ये है कि ये जो जल अनुवर्तनता होती है, हाइड्रोट्रॉपिज्म जो होता है, ये भू अनुवर्तनता से, जियोट्रॉपिज्म से अधिक प्रभावी होता है, गुरुत्व अनुवर्तनता से अधिक प्रभावी होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पर्श अनुवर्तनता की। स्पर्श अनुवर्तनता, इसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। यहां पे गलती से हाइड्रो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। THIGMO, थिग्मोट्रॉपिज्म, स्पर्श अनुवर्तनता। ट्रॉपिज्म या अनुवर्तनता का मतलब तो हम जानते ही हैं, पादप की ऐसी गति, पौधे का ऐसा मूवमेंट जिसमें गति की दिशा किसी बाह्य कारण के दिशा पर निर्भर। अगर वो बाह्य कारण स्पर्श है, अगर पौधे का मूवमेंट स्पर्श से प्रभावित हो रहा है, टच से प्रभावित हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म या स्पर्श अनुवर्तनता। क्योंकि यहां पर पौधे की जो गति की जो दिशा हो रही है, वो किससे निर्धारित हो रही है? वो हो रही है स्पर्श, टच से। जहां पे हमने टच किया, वहां पर गति, वहां पर जो वृद्धि हुई वो कम हुई, और जहां पर टच नहीं किया वहां पर वृद्धि ज्यादा हुई, और इसी वजह से बेंडिंग होती है। और पौधा जो है वो किसी भी जो स्तंभ है या कोई भी एक कठोर चीज होती है, उसके ऊपर घूम करके बेल के रूप में चढ़ने लग जाता है। ठीक है। अब ये जो थिग्मोट्रॉपिज्म है, इसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम फिर से वही है जो कि पहले था, वो है ऑक्सिन। ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है, उसकी ये प्रवृत्ति होती है कि जहां पर स्पर्श वाला हिस्सा होता है, वहां पर ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, उसका सांद्रण कम हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। और स्पर्श से दूर वाले जो स्थान हैं, दूर वाला जो भाग है पौधे का, अगर हम इस भाग की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा, लेकिन अगर दूर वाले भाग की बात करें, यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन जो है वो अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। अब अधिक मात्रा में ऑक्सिन हार्मोन जब इकट्ठा होगा, तो इस साइड की जो है तने का जो ये जो स्टेम है पौधे की, ये तना जो है, इसका ये जो वाली साइड, जो साइड है जहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा है, इसकी वृद्धि ज़्यादा तेजी से होगी, और दूसरे भाग की वृद्धि कम तेजी से होगी, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही तना है, लेकिन उसमें भी दो तरह से वृद्धि हो रही है। तो ये तना क्या है? ये बैंड हो जाता है, बैंड हो जाता है, लिपट जाता है, और लिपट करके इस तरह से गोल 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 जैसे चित्र में दिखाया गया है, उस तरह से ये फैलने लगता है। जो थिग्मोट्रॉपिज्म है, इसका अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो हमारे घरों में मनी प्लांट की एक बेल होती है। मनी प्लांट लगाया है कभी घरों में? तो वहां पर हम क्या करते हैं, मनी प्लांट
किसी बोतल में लगाया और उसमें एक डंडी लगाई और उस प्लांट को हम लगा देते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि प्लांट इस तरह से बढ़ने लग जाता है। इसको हम कहते हैं स्पर्श अनुवर्तनता या थिग्मोट्रॉपिज्म। क्योंकि यहाँ पर पौधे का जो मूवमेंट है, पौधे की जो गति है, वो किससे प्रभावित हो रही है? वो टच से प्रभावित हो रही है, स्पर्श से प्रभावित हो रही है। ठीक, अब हम बात करेंगे रसायन अनुवर्तनता पर, केमियोट्रॉपिज्म पर। इस पर रसायन अनुवर्तनता, केमियोट्रॉपिज्म। अब रसायन अनुवर्तनता या केमियोट्रॉपिज्म क्या होता है? ट्रॉपिज्म का अर्थ हम जानते ही हैं कि किसी बाह्य कारण के कारण पादप की जो मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है, उसकी दिशा चेंज हो जाती है। ठीक है। अब अगर पादप की गति की जो दिशा है वो किसी रसायन के कारण चेंज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं रसायन अनुवर्तन, केमियोट्रॉपिज्म। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण को हम, वैसे तो हमारा जो अगला चैप्टर है जनन वाला, रिप्रोडक्शन वाला, उसके अंदर हम जब पादपों में जनन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करेंगे, तब हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि पादपों में जब जनन होता है, पादपों में जनन होता है तो जनन भाग कौन सा? उसका फूल होते हैं। फूल के अंदर इस तरह की संरचना होती है, इस तरह की संरचना होती है। इस संरचना का अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, स्टेग्मा। अंग्रेजी में स्टेग्मा बोलते हैं, हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम जनन की बात करते हैं, पादपों में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो होता क्या है कि पराग कण जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, वो परागण का कार्य करते हैं। तो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? इस वर्तिकाग्र पर यानी स्टेग्मा के ऊपर आकर के चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद में ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, इन पोलन ग्रेन्स में क्या होता है? मेल सेक्स सेल या मेल जर्म सेल, जिसको हम नर युग्मक भी बोलते हैं, नर युग्मक, नर युग्मक होता है। अब ये नर युग्मक जाना चाहिए, ये जो नीचे संरचना है अंडाशय, जिसको हम बोलते हैं अंडाशय, फूल का अंडाशय, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? मादा युग्मक होता है, फीमेल सेक्स सेल होती है, मादा युग्मक होता है। और मादा युग्मक का जो रसायन होता है वो इस नर युग्मक को आकर्षित करता है। और इस नर युग्मक को आकर्षित करने के बाद में इस वजह से क्या होता है? इस आकर्षण की वजह से, इस आकर्षण की वजह से पराग कण जो होता है उसके अंदर एक ट्यूब, एक पतली नली, पतली नली के रूप में वृद्धि होने लगती है। और ये नली बढ़ते 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 और अंत में जो मादा युग्मक है, फीमेल सेक्स सेल है, फीमेल जर्म सेल है, वहां तक पहुंच जाता है। तो पौधों में ये जो पराग नली है, पोलन ट्यूब जो है, पराग नली, पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि करना, ये पराग नली हमने बताया, पराग नली नीचे बीजांड की ओर, बीजांड यानी अंडाशय, अंडाशय में क्या था? मादा सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल, मादा युग्मक। तो पराग नलिका का, ये जो पराग कण से पराग नलिका का और ये फीमेल सेक्स सेल जो है या बीजांड जो है, इसकी ओर वृद्धि करना जो है, ये जो ट्रॉपिज्म है, इस दिशा में वृद्धि करना, इसको हम कहते हैं रसायन अनुवर्तनता। ठीक है। तो रसायन अनुवर्तनता का उदाहरण क्या हुआ? पादपों में पराग नलिका का यानी पोलन ट्यूब्स का बीजांड की ओर यानी अंडाशय की ओर यानी ओवरी की ओर वृद्धि करना,
ये है रसायन अनुवर्तन। और अच्छी तरह आप समझ पाएंगे जब हम अगला चैप्टर करेंगे, जनन वाला, रिप्रोडक्शन वाला, उसमें आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ फिलहाल इतना ही समझना है कि ये रसायन अनुवर्तनता का, केमियोट्रोपिज्म का जो है उदाहरण है, एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे पादपों में जो मूवमेंट है, दूसरे प्रकार का जो मूवमेंट हमने बताया था जो कि वृद्धि विमुख था, नॉन ग्रोथ ओरिएंटेड था, जिसको कि हमने नेस्टिक मूवमेंट बताया था। ये नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? नेस्टिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे ट्रॉपिज्म में क्या होता था, ट्रॉपिज्म में पादप की जो गति होती थी वो किसी बाह्य कारण की दिशा पर निर्भर करती, जबकि नेस्टिक मूवमेंट के अंदर पादप की जो गति होती है किसी बाह्य कारण पर निर्भर नहीं करती। ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर ये क्योंकि नॉन ग्रोथ ओरिएंटेड है, वृद्धि विमुख है, इसलिए पौधे के किसी भाग की वृद्धि के कारण भी ये गति, नेस्टिक मूवमेंट नहीं होता। इसके कारण कुछ और होते हैं। नेस्टिक मूवमेंट किन पौधों में पाया जाता है, इसका एक उदाहरण हम लेते हैं, मिमोसा प्लांट। मिमोसा, मिमोसा, वैसे इसका पूरा नाम होता है मिमोसा पुडिका। यहां मैं लिख देता हूं, मिमोसा पुडिका, PUDICA, मिमोसा पुडिका। इसका एक अन्य नाम भी होता है जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं टच मी नॉट, TOUCH, टच मी नॉट, और सामान्य भाषा में हम इसको कहते हैं छुई मुई, छुई मुई। तो ये जो छुई मुई का पौधा है, मिमोसा का जो प्लांट है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, हमने देखा होगा कि इनकी पत्तियों को जैसे ही हम स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो ये पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये नेस्टिक मूवमेंट है, इससे कोई वृद्धि नहीं हुई है किसी प्रकार की, एक नेस्टिक मूवमेंट। अब ये मूवमेंट होता किस तरह से है, ये थोड़ा सा हमें समझना है। देखिए, ये जो नेस्टिक मूवमेंट होता है निमोसा के जो पौधे में, उसमें क्या होता है, देखिए निमोसा के पौधे की एक पत्ती का यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, चित्र दिया गया है। ये जो चित्र है, इस चित्र में देखिए हमें पत्तियां नजर आ रही हैं, ये पत्तियां हैं, और ये बीच में ये वाइट, बीच में इस तरह की संरचनाएं, ये गोल गोल संरचनाएं नजर आ रही हैं इस तरह, जिनसे कि ये पत्तियां जुड़ी हुई। और ये जो संरचना है ये किससे जुड़ी हुई है, तने से जुड़ी हुई है, स्टेम से जुड़ी हुई है। और ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं पल्वीनस, पल्वीनस, पल्वीनस। अंग्रेजी में लिखें तो PULVINUS, पल्वीनस। ये जो संरचना है ये है पल्वीनस। और ये जो पल्वीनस है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पौधे की पत्तियों को खड़ा रखना, कठोरता प्रदान करना। ठीक है। अब ये कठोरता कैसे प्रदान करती है, देखिए ये जो मिमोसा का पौधा है, इसमें जो तना होता है, तने से जो पानी आता है वो पानी इस पल्वीनस के अंदर भर जाता है, और पानी के भरने के कारण एक कठोरता पैदा होती है, और ये जो पत्तियां होती हैं ये खड़ी रहती हैं या फ्लैट रहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट रहती हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम इस प्लांट को टच करते हैं, जैसे ही हम इस प्लांट को टच करते हैं, तो कुछ विद्युत रासायनिक संकेत जाते हैं, कुछ इन पे जो कोशिकाएं होती हैं उनके माध्यम से कुछ विद्युत रासायनिक संकेत
इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स वो जाते हैं टच करने पर, और इन सिग्नल्स के कारण क्या होता है, ये जो पल्विनस था, विशेष प्रकार की संरचना थी जिसमें कि पानी भरा हुआ था, इनका जो पानी होता है वो पौधे के अंदर तने के माध्यम से वापस चला जाता है। पौधे में इन पल्विनस से निकल करके तने में चला जाता है सारा, और जैसे ही ये तने में जाता है, जैसे जैसे ये तने में जाता है वैसे वैसे पत्तियां सिकुड़ने लग जाती हैं। देखिए इस चित्र में साफ नजर आ रहा है, इस चित्र को हम देखेंगे, यहां पर साफ नजर आ रहा है कि ये पत्ती है, लीफ है, ये फ्लैट है इस स्थिति में, इधर भी पत्ती फ्लैट है। ये जो बीच में संरचना थी इसको हमने कहा था पल्विनस, ठीक है। यहाँ पे स्टेम आ जाता है, तना आ जाता है, ठीक है। अब जब उसको कोई टच करता है तो टच करने पर जो विद्युत रासायनिक संकेत पैदा होते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स पैदा होते हैं, उनकी वजह से इनमें भरा हुआ जो पानी होता है वो तने में लौट जाता है, और तने में लौटने के कारण क्या होता है कि ये गीली हो जाती हैं और पत्तियां इस तरह से बैंड करने लगती हैं, जैसे कि बैंड हो रही है, बैंड करते करते बैंड हो जाती है, ठीक है, और पत्तियां हमें सिकुड़ी हुई नजर आती हैं। लेकिन ये स्थिति परमानेंट नहीं होती, 15-20 मिनट के बाद में वापस से ये छुई का जो पौधा है, मिमोसा का जो पौधा है, ये नॉर्मल स्थिति में इसकी सारी पत्तियां आ जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो दिन में खुले हुए रहते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। ऐसे पौधों में भी ये नेस्टिक मूवमेंट पाया जाता है। तो नेस्टिक मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण की अगर बात करें तो वो है मिमोसा का पौधा, जिसको टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, या सामान्य भाषा में हम छुई मुई के पौधे के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अध्याय के अंत में अब हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे नेस्टिक मूवमेंट पर और प्रकाश अनुवर्तन में जो अंतर है उस पर। नेस्टिक मूवमेंट और प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटोट्रॉपिज्म में क्या अंतर है? अगर हम नेस्टिक मूवमेंट में प्रकाश अनुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म में अंतर की बात करें तो 3 मुख्य अंतर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 3 मुख्य अंतरों को हम पहचान सकते हैं। पहले अंतर की अगर हम बात करें तो पहला अंतर यह है कि जो नेस्टिक मूवमेंट होते हैं, नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड मूवमेंट नहीं होते हैं, नॉन ग्रोथ ओरिएंटेड मूवमेंट होते हैं। क्या है, नेस्टिक मूवमेंट जो होते हैं वो वृद्धि उन्मुख नहीं होते, वृद्धि उन्मुख नहीं, नॉन ग्रोथ ओरिएंटेड, ठीक है। जबकि अगर हम प्रकाश अनुवर्तन की बात करें, प्रकाश अनुवर्तन की बात करें तो प्रकाश अनुवर्तन फोटोट्रॉपिज्म जो है वो एक ग्रोथ मूवमेंट है, एक वृद्धि उन्मुख गति, वृद्धि उन्मुख गति है, ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है। दूसरे अंतर की अगर हम बात करें तो नेस्टिक मूवमेंट जो होता है वो टच से प्रेरित है, स्पर्श से प्रेरित है, टच करते हैं तब ये मूवमेंट होता है, स्पर्श से प्रेरित, टच से प्रेरित, ठीक है। जबकि अगर हम फोटोट्रॉपिज्म की बात करें तो ये टच से प्रेरित नहीं, ये होता है लाइट से प्रेरित, प्रकाश से प्रेरित। नेस्टिक मूवमेंट टच से प्रेरित होते हैं और
जो फोटोट्रोपिज्म है, प्रकाश अनुवर्तन है, वो प्रकाश से प्रेरित है। ठीक है। तीसरे अंतर की बात करें तो तीसरा अंतर ये होता है कि नेस्टिक मूवमेंट का कारण क्या होता है। नेस्टिक मूवमेंट का जो कारण है वो है पल्वीनस में। हमने देखा था जो मिमोसा जो प्लांट था, मिमोसा का जो पौधा था, उसके अंदर जो पल्वीनस होते हैं, पल्वीनस, उसके अंदर किस प्रकार से पानी के कारण तो वो फ्लैट रहती हैं पत्तियां, और किस प्रकार पानी कम होने पर वो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो नेस्टिक मूवमेंट में, या मिमोसा का जो प्लांट था उसमें जो नेस्टिक मूवमेंट होता है, उसका कारण क्या होता है? पल्वीनस में पानी की कमी, पानी की कमी, और इसी कमी के कारण वो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। सुई मुई का जो पौधा होता है, मिमोसा का जो पौधा होता है, उसके अंदर। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें प्रकाश अनुवर्तन की या फोटोट्रोपिज्म की, तो प्रकाश अनुवर्तन के अंदर पौधे का जो तना प्रकाश की ओर मुड़ता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है असमान वृद्धि, असमान वृद्धि, ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ। असमान वृद्धि के कारण होता है। समझा के यहां पे समझाने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। हम पहले देख चुके हैं असमान वृद्धि किस तरह से होती है। हमने देखा था कि ये कोई पौधे का तना है और इधर से मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, तो जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है पौधे में पाया जाने वाला, ये इसकी प्रवृत्ति होती है कि प्रकाश से दूर भागता है। तो इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो सांद्रण है, वो प्रकाश के से दूर वाला जो हिस्सा है तने में, उस तरफ हो जाता है। और ऐसा होने पर क्या होता है? सांद्रण अधिक होने पर, जब ऑक्सीजन हार्मोन का सांद्रण दूसरे हिस्से में ज्यादा हो जाता है और ये दोनों हिस्से आपस में जुड़े हुए भी रहते हैं, तो एक हिस्से की वृद्धि जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है उसकी वृद्धि ज्यादा होती है, जिधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन हार्मोन कम है उधर वृद्धि जो होती है वो कम होती है। और जब ये असमान वृद्धि होती है, तो असमान वृद्धि, क्योंकि आपस में जुड़े हुए भी हैं और असमान वृद्धि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जो तना है ये प्रकाश की ओर झुक जाता है। तना जो है वो प्रकाश की ओर ऑटोमेटिक झुक जाता है, बैंड कर जाता है। एक तरफ वृद्धि, इधर वृद्धि ज्यादा हुई, इधर वृद्धि कम हुई, तो ये जो तना था, जो स्टेम था पौधे का, वो प्रकाश की ओर झुक जाता है। तो फोटोट्रोपिज्म में, जो फोटोट्रोपिज्म का कारण है, प्रकाश अनुवर्तन का जो कारण है, वो है पौधे में असमान वृद्धि, पौधे के तने में असमान वृद्धि। जबकि सुईमुई के पौधे में, मिमोसा के प्लांट में जो नेस्टिक मूवमेंट है, उसका कारण है पल्वीनस में पानी की कमी। ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो अध्याय 7 है, 7वां जो अध्याय है, नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये समाप्त हो जाता है।